माँ, तुम तो पहेलियां बुझाने लगी। साफ साफ कहो ना। मेरा धैर्य चुकने लगा था। देखो बेटा, इस संसार में जो भी आता है उससे एक दिन सबको छोड़कर जाना भी पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। मुझे भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। माँ, मैं अब भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने बीच में ही कहा, वही कहने जा रही हूँ। तुम मुझे किस रूप में याद रखना चाहोगी? सदा हंसती मुस्कुराती, तुमसे बातें करती, लाड प्यार करती, सुख दुख की बातें करती, मार्गदर्शन करती, या फिर निर्जीव जो तुम्हारे बार बार पुकारने पर भी नहीं बोलती, तुम्हारी बातें नहीं सुनती। भैया का फोन था, विनी, मां नहीं रही। क्या, कब? कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। भय से शरीर में कंपन सा पैदा हो गया। कंठ सूख गया। कल दोपहर को उन्होंने प्राण त्याग दिए। शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भैया के कहते ही मैं चीख पड़ी, क्या अंतिम संस्कार करने के बाद मुझे सूचित कर रहे हो? कल क्यों नहीं बताया? मैं किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती। मां के अंतिम दर्शन तो कर लेती, पर आपने वह भी नहीं करने दिया। विनी, शव को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता था। डॉक्टरों का कहना था 2-3 घंटे के भीतर दाह संस्कार कर दिया जाए। शरीर में से खून व पानी का रिसाव रुक नहीं रहा था। वैसे पूरे विस्तार से तुम्हारे आने के बाद ही बातें होंगी। तुम अपनी सुविधानुसार आ जाओ 13वीं से पहले, कहकर भैया ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मैं निढाल सी पलंग पर गिर पड़ी। क्रोध से पूरा शरीर कांप रहा था। भैया ने मुझे कल क्यों नहीं बताया? क्या कोई ऐसे भी करता है? बेशक मैं दूर रहती हूँ, माँ के पास पहुँचने में 20-22 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन बदलनी पड़ती है। उस क्षेत्र के लिए सीधी वायु सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी तो शव को अंतिम दर्शन के लिए रखते ही हैं। बर्फ पर रखकर कुछ दवाएं, घोल, रासायनिक लेप आदि लगाकर तो 2-3 दिनों तक रखा जा सकता है, पर भैया ने तो अपना काम निपटा दिया। यह नहीं सोचा कि इकलौती बेटी को मां से कितना प्यार लगाव होता है। अब सारी उम्र मुझे यही गम सालता रहेगा कि मैं मां के अंतिम दर्शन नहीं कर सकी। अगले दिन की टिकट उपलब्ध होने पर पतिदेव के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। मेरा उखड़ा मूड व उदास चेहरा देख पति मुझे सांत्वना देते रहे, समझाते रहे कि कोई कारण होगा, इसीलिए भैया ने मुझे देर से सूचना दी। लेकिन मैं तो भैया को लगातार दोषी ठहरा रही थी। भला माँ बाप के निधन की खबर भी कोई इतने विलंब से करता है? पिछले महीने माँ से मिलकर आई थी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। एक किडनी निष्क्रिय हो चुकी थी, दूसरी भी काफी कमजोर थी, उस पर सूजन आ गई थी। आए दिन अस्पतालों, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लग रहे थे। परिवार में तनाव का माहौल था। पिताजी, भैया, भाभी सभी चिंतित थे। माँ की देखभाल में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी अपने फर्ज को पूरी तरह निभा रहे थे। भाभी माँ की सेवा टहल में कोताही नहीं आने देती थी। इस बात से मुझे सुकून मिला था। उस दिन बातों बातों में माँ ने भी कह दिया था, औलाद के मामले में मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। बेशक 2 ही संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी, पर दोनों ही लायक, आज्ञाकारी, प्यार, सम्मान व अपनापन देने वाले हैं। फिर बहू भी वैसी ही मिली है, कभी माथे पर बल नहीं डालती, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। भाभी सचमुच बेहद समझदार, सुघड़ व समझौतावादी प्रवृत्ति की थी। मुझसे 2 वर्ष पहले भैया की शादी हुई थी। भाभी ने हमेशा मुझे बड़ी बहन सा प्यार व सहयोग दिया। मेरी परेशानियों में साथ दिया, मार्गदर्शन किया। मेरी शादी के वक्त तो वे भाग भाग कर काम करती रही थीं। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहने दी। सभी रिश्तेदार भाभी की प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने तो कह भी दिया था, जिनके घर में ऐसी समझदार बहू हो, उनका बुढ़ापा तो संवर गया। शादी के बाद जब भी मैं मायके जाती, भाभी मुझे पूरा समय देती। कभी हम फिल्म देखने चले जाते, तो कभी शॉपिंग करने। माँ संतुष्ट थी, साथ ही सदा ऊर्जा व उत्साह से भरी रहती। कई बार हमारे साथ फिल्म देखने या किसी सहेली या रिश्तेदार से मिलने भी चल पड़ती। मेरी सहेलियां आती तो उनके साथ भी खूब बातें करती। वे कहती, तू कितनी भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी माँ मिली है। इतना प्यार करने वाली, सखियों की तरह हंसी मजाक, दुख सुख में साथ देने वाली, समस्याओं का उचित समाधान सुझाने वाली, हमेशा उत्साह से भरपूर। वरना कई माने तो बात बात पर रोक टोक, प्रतिबंध, डांट डपट लगाती हैं।
कभी कभी तो भैया भाभी, मैं और माँ रात को कुछ देर बैठ किस्से कहानियां कहते सुनते रहते, तो कभी ताश की बाजी भी जम जाती। माँ कहती, ये सब इकट्ठे मिल बैठने के निमित्त है, इसी बहाने कुछ देर सब हंस बोल लेते हैं, आपस में प्यार व अपनापन बढ़ता है। पिताजी एकांतप्रिय स्वभाव के थे, वे अंदर अपने कमरे में अखबार या पुस्तकें पढ़ते रहते। पिछले साल जब माँ स्वस्थ थी तब मैं 10 दिनों के लिए आई थी। रोज ही गपशप, घूमना फिरना, खरीदारी चल रही थी। उस दिन रात को बाहर अच्छे होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बना। खाना खाकर घर लौटे तो कुछ देर बाद ही माँ के पेट में भयंकर दर्द उठा। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जांच परीक्षण के बाद डॉक्टर ने बताया कि खाने में शायद कुछ बासी चीज खा ली है। 2 दिन दवा लेने के बाद माँ स्वस्थ हो गईं। अगले दिन दोपहर के खाने से निपटकर जब हम आराम कर रहे थे, माँ अचानक बोली, विनी, तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए कहा, हाँ कहो ना। बहुत सोच विचार के बाद ये बात कर रही हूँ। तुझे अजीब तो लगेगी, लेकिन उसकी गहराई समझने के बाद अर्थ समझ आ जाएगा। माँ, तुम तो पहेलियां बुझाने लगी। साफ साफ कहो ना। मेरा धैर्य चुकने लगा था। देखो बेटा, इस संसार में जो भी आता है उससे एक दिन सबको छोड़कर जाना भी पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। मुझे भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। माँ, मैं अब भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने बीच में ही कहा, वही कहने जा रही हूँ। तुम मुझे किस रूप में याद रखना चाहोगी? सदा हंसती मुस्कुराती, तुमसे बातें करती, लाड प्यार करती, सुख दुख की बातें करती, मार्गदर्शन करती, या फिर निर्जीव, जो तुम्हारे बार बार पुकारने पर भी नहीं बोलती, तुम्हारी बातें नहीं सुनती? सुन विनी, मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तू मेरा चेहरा मत देखना। अंतिम दर्शन की परंपरा को खत्म कर देना। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अवाक थी। सही कह रही हूँ। मेरे मृत शरीर को देख तू रोएगी, विलाप करेगी, फिर कहेगी, माँ उठो ना, कुछ तो बोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। और भी न जाने क्या क्या, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना। फिर मेरे उस निर्जीव चेहरे की पता नहीं कैसी दशा होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद कईयों के चेहरे विकृत भी हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या तुम सारी उम्र उस निर्जीव चेहरे की आकृति याद रखना चाहोगी जो रोने, पुकारने, विलाप करने पर भी हलचल नहीं करता? क्या जीवित अवस्था में कोई माँ इतनी निष्ठुर हो सकती है? नहीं ना। फिर क्यों उस चेहरे को स्मृतियों में बसाया जाए जो स्पंदनहीन हो, निष्ठुर हो? उस चेहरे को मधुर स्मृतियों में बसाना चाहिए, जो सदा हंसता, मुस्कुराता, ममता प्यार लुटाता रहा हो। छोटी सी परेशानी होने पर भी हिम्मत व संबल प्रदान करता हो, मार्गदर्शन देता हो। इसलिए तुम मेरा मृत चेहरा मत देखना। मैं किंकर्तव्य विमूर्सी माँ का मुंह देखती रह गई। ये कैसी बात कह दी माँ ने, और यह ख्याल उनके मन में आया कैसे? माँ बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था। दोपहर के खाने के पश्चात घंटा भर कुछ न कुछ जरूर पढ़ती थी। इनमें कहानियों, किस्सों के अलावा बड़े बड़े लेखकों की कृतियां भी होती थीं। मैंने सोचा, माँ ने शायद किसी दार्शनिक की किताब में से शायद ऐसे विचार पढ़े होंगे, तभी ऐसी बातें कर रही हैं। प्रत्यक्ष में इतना ही कहा, माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें खूब जीना है। हम सबकी खुशियां देखनी है, नाती पोते देखने हैं। फिर अभी तुम एकदम स्वस्थ हो, और अभी तुम्हारी उम्र भी कितनी है? पगली, मौत क्या किसी की उम्र देखकर उसे ले जाती है? फिर आज मैं स्वस्थ हूं, लेकिन कल का क्या भरोसा? माँ के कहते ही मैंने बीच में टोक दिया, अब ये बातें बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। कुछ देर मैं जरूर परेशान रही, लेकिन धीरे धीरे उस बात को भूलने का प्रयास करने लगी। खैर, वक्त अपनी गति से चलता रहा। 6 महीने बीत गए और मैं माँ की बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। उस दिन भाभी का फोन आया। कुशलक्षेम आदान प्रदान के बाद उन्होंने बताया कि माँ का एक गुर्दा खराब होकर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। बेशक ये खबर भारी मानसिक तनाव देने वाली थी, लेकिन भाभी ने काफी धीरज बंधाया तथा कहा कि इंसान एक गुर्दे के सहारे भी मजे से जी सकता है, इसलिए मैं व्यर्थ तनाव न पालूं। लेकिन मेरा मन काफी बेचैन था, अतः मैं 2-4 दिनों के लिए माँ से मिलने चली गई। माँ शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ नहीं लग रही थी, लेकिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त थी। ये स्वाभाविक भी था।
जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली के पिताजी पिछले 25 वर्षों से एक गुर्दे के सहारे सहज जीवन जी रहे हैं, तो वे कुछ आश्वस्त हुई। 2-4 दिनों के बाद मैं लौट आए। तब तक माँ अपनी बीमारी को जीवन का एक हिस्सा मानकर सहज होने लगी थी। कुछ माह बाद ही माँ के दूसरे गुर्दे में सूजन आ गई तो परिवार में चिंता का माहौल बन गया। बेशक ये बात मुझे कुछ विलंब से बताई गई थी, लेकिन फिर भी मैं माँ से मिलने चली गई, साथ में पति भी थे। इस बार परिवार के सभी सदस्य तनावग्रस्त थे। संपूर्ण जांच परीक्षण दवाओं के बावजूद माँ का गुर्दा केवल 50% कार्य कर रहा था। फलस्वरूप शरीर में दूसरी बाधाएं आने की संभावना बढ़ गई थी। 2-3 दिन रहकर हम लौट आए थे, लेकिन ध्यान तो उधर ही था। फोन पर लगभग रोजाना ही भाभी से बात कर माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछ लेती थी। उन्होंने बताया था कि हाल स्थिर है तथा दवाएं चालू हैं। स्टेशन आ गया था और मैं भी अतीत की गलियों से निकलकर वर्तमान में लौट आई थी। घर पहुंची तो देखा बरामदे में कुछ लोग बैठे थे। सामने माँ की तस्वीर पर ताजा फूलों का हार चढ़ा था। अगरबत्ती की महक पूरे वातावरण में फैली हुई थी। तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही थी। मैं स्वयं पर नियंत्रण खो बैठी, भाभी के गले लगकर बुक्का फाड़कर रोने लगी। कुछ शांत होने पर भैया से शिकायत की, आपने मुझे इतना गैर समझ लिया कि दूसरे दिन खबर की। माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। कभी कोई ऐसे भी करता है। विनी, मैं मजबूर था। भैया ने मेरे सिर पर सांत्वना भरा हाथ रखा, फिर भीतर के कमरे में ले गए जहां माँ की वही तस्वीर जो बाहर रखी थी छोटे आकार में दीवार पर टंगी थी। 15 दिन पहले माँ का दूसरा गुर्दा भी फेल हो गया था। उन्हें डायलिसिस पर रखा जा रहा था। वे बेहद कमजोर हो गई थीं। उनका रंग भी काला पड़ने लगा था। उन्हें पता लग चुका था कि अब वे कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। एक दिन वे मुझसे बोली, मैं चाहती हूं कि मेरी मौत के बाद विनी को खबर न किया जाए। मेरा मरा मुंह, निर्जीव शरीर देख वह रोए चीखे वह विलाप करेगी और मैं निष्ठुर बनी कुछ नहीं सुन देख पाऊंगी। ये सोचकर ही मुझे घबराहट व तनाव होने लगता है। अंतिम संस्कार के बाद ही उसे सूचित करना। मैं चाहती हूं वो मेरा हमेशा हंसता बोलता व मुस्कुराता चेहरा ही याद रखे। वह बड़ी संवेदनशील है। पता नहीं मौत के बाद मेरे चेहरे शरीर की क्या दशा होगी। अगर उसने देख लिया तो सदा उसी को याद कर तनावग्रस्त रहेगी। तुम्हें अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मेरी यही अंतिम इच्छा है। और विनी, सचमुच माँ के चेहरे की स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी कि शव का 2-3 घंटे के भीतर ही दाह संस्कार करना पड़ा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। भैया की आंखों में नमी तैर आई थी। भैया के प्रति शिकायत के जो भाव मेरे मन में पैदा हुए थे वे तिरोहित होने लगे थे, और माँ की दूरदर्शिता के आगे मैं नतमस्तक हो गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।